हमारी पार्टी क्या करेगी, ये हमसे अक्सर पूछा जाता है। अभी कुछ मुद्दों को लेके चले हैं, शुरुआत की है, कुछ मुद्दों से शुरुआत की है, बाकी सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, चर्चा चलेगी। वो कौन से मुद्दे हैं जिस पे अभी हमने निर्णय लिया? एक तो वो मुद्दे हैं जो आंदोलन से निकले हैं। ये आंदोलन चला, इस आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा था जल लोकपाल कानून। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उस आदमी को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये कानून अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 15 दिन के अंदर पास होना चाहिए, सीधा। ये पहली बात है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया हमारी पार्टी का विजन क्या है, हमारी पार्टी का सपना क्या है, तो उसमें बताया कि किस तरह से हम चाहते हैं कि निर्णय लेने की, सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे सीधे जनता खुद निर्णय ले, अपने अपने इलाके के बारे में खुद निर्णय ले। कानून बनाने में सीधे जनता की भागीदारी होनी चाहिए। स्वराज कि किस तरह से सीधे जनता निर्णय ले, ये स्वराज की हमारा दूसरा मुद्दा है कि स्वराज इस देश में लागू किया जाए, जो कि गांधी जी का सपना था कि सीधे जनता की भागीदारी सरकारी कामकाज के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, आज एक आम आदमी के लिए इस देश के अंदर जीना मुश्किल हो गया। महंगाई की मार से एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक झुग्गी झोंपड़ी में गया था, वहाँ पे एक महिला से पूछा सबसे बड़ी समस्या क्या है, कहती है महंगाई। अब जीना मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए, अब परिवार पालना मुश्किल हो गया। तो उससे पूछा कि क्यों है महंगाई, आपने अपने विधायक को जाके शिकायत नहीं की? कहती वो बेचारा क्या करेगा, उसके तो हाथ में नहीं है। हमने कहा कि आपने मुख्यमंत्री से जाके शिकायत नहीं की? कहते हैं वो बेचारे क्या करेंगे, उनके तो हाथ में ही नहीं। लोगों को ये लग रहा है कि महंगाई तो अपने आप होती है, खुद ही होती है, इसमें तो बेचारे नेता कुछ कर ही नहीं सकते। ये गलत है। महंगाई केवल और केवल भ्रष्टाचार की वजह से, केवल भ्रष्टाचार है इसलिए महंगाई है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी का होगा कि इस देश को महंगाई से छुटकारा देना, इस देश को महंगाई से निजात दिलाना। कैसे हो सकता है? जैसे कुछ उदाहरण देता हूं। आज हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स के अंदर छूट दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों को। हमारे देश के वित्त मंत्री छूट देते हैं 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट। और पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लेते हैं हमसे, मेरे से और आपसे तो टैक्स लेते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई जनता तय करेगी, आप तय करना चाहिए, आपको तय करना चाहिए कि बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट मिले कि आपको टैक्स में छूट मिले, किसको छूट मिले। अगर जनता को ये तय करने का अधिकार दिया जाएगा तो जनता तो यही कहेगी भी जनता को टैक्स में छूट दो, बड़ी कंपनियों को मत दो। अगर पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर छूट मिल जाती है टैक्स में, पूरा टैक्स माफ हो जाता है, तो आज जो 77 रुपए लीटर पेट्रोल है वो 50 रुपए लीटर में मिल सकता है। आज जो 55 रुपए डीजल मिल रहा है वो 40 रुपए में मिल सकता है, 40 रुपए डीजल हो सकता है। आज जो 6 सिलेंडर पे सरकार ने कंट्रोल कर दिया, आप 300 रुपए में जितने मर्जी गैस के सिलेंडर ले सकते हो। अगर वो 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कंपनियों से ले लो और 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जनता का माफ करो। सरकार क्यों करती है? सरकार इसलिए करती है उन बड़ी बड़ी कंपनियों से सरकार ने पैसे खा लिए, रिश्वत ली है, भ्रष्टाचार किया, इसलिए करती है। उसी तरह से गैस क्यों महंगी है? गैस इसलिए महंगी है क्योंकि गैस के जितने कुएं हैं वो रिलायंस वालों को दे दिए, कई सारे कुएं गैस के। अब रिलायंस वाले अपने दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कुएं तो हमारे हैं, इस देश के लोगों के कुएं हैं, तो वो रिलायंस वालों को क्यों दिए? और अगर रिलायंस वालों को दिए भी तो वो गैस तो हमारी है ना, रिलायंस तो केवल निकाल रहा है उसमें से। अब रिलायंस कहता है कि नहीं, 2004 के अंदर रिलायंस वालों के साथ सरकार की एग्रीमेंट हुआ जब उनको कुएं दिए थे कि भाई 17 साल तक तुम $2 पे गैस दोगे, एग्रीमेंट हुआ रिटर्न में। रिलायंस वालों की तो नीयत ही खराब थी, 2 साल में मुकर गए, कहते नहीं $2 में नहीं देंगे, $4 में देंगे। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो उसका कान पकड़ती रिलायंस वालों का, उनको कहती नहीं एग्रीमेंट कैंसिल करो, लाइसेंस कैंसिल करो इनका, $2 में देना है तो दो, नहीं तो कैंसिल।
लेकिन सरकार की तो नीयत खराब थी, पैसे खा रखे थे रिलायंस वालों से, तो सरकार ने ऐसे नहीं बोला, सरकार ने $4 बढ़ा दिए, इसलिए आपकी गैस बढ़ गई, एलपीजी की गैस बढ़ गई, इसीलिए गैस बढ़ी। अब ये रिलायंस जो 2006 में $4 किया गैस का दाम, उस टाइम ये किया अभी 2014 तक रहेगा ये, पर इनकी तो नियत ही खराब थी रिलायंस वालों की। 3 साल बाद फिर बोले नहीं हम तो $4 में नहीं देते, $14 में देंगे। जयपाल रेड्डी मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं $14 मंजूर नहीं है, तो सरकार ने मंत्री बदल दिया, जयपाल रेड्डी को ही निकाल दिया, नए मंत्री लेके आए कि भाई $14 करना है अब रिलायंस वालों का। तो आप सब लोग वो रहना, चौकन्ने रहना, क्योंकि अगर $14 हो गए गैस के दाम जो रिलायंस वाले मांग रहे हैं, तो आपकी एलपीजी गैस के दाम 3 गुना हो जाएंगे, फिर ₹1000 का सिलेंडर मिलेगा। इसलिए महंगाई है, और आम आदमी पार्टी इस महंगाई को दूर करेगी। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नेता और ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले मिलके, इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म किया गया तो हमारे को महंगाई से छुटकारा मिल सकता है। अगली बात, किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, कहते हैं विकास करेंगे। विकास कुछ नहीं करना, इनको देश की परवाह नहीं है, विकास तो बहाना है। ये किसानों की ज़मीन छीनते हैं, खेती की ज़मीन छीनते हैं, उसका लैंड यूज़ बदलते हैं, उसको कॉमर्शियल में कर देते हैं और रॉबर्ट वाड्रा और इन सब लोगों को दे देते हैं। अभी निकल के आया था ना सारा भ्रष्टाचार रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ का। ये बड़े बड़े नेता, इन्होंने अपनी कंपनियां बना रखी हैं सबने, और ये अपनी कंपनियों के नाम से किसानों की ज़मीन छीनते हैं, अपनी कंपनियों को देते हैं, लैंड यूज़ बदलवाते हैं और 3 महीने के अंदर ज़मीन बेच देते हैं बड़ी कीमत। कोई विकास नहीं करना इन लोगों को। हमारा ये कहना है कि कोई भी ज़मीन बिना उस गांव की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना ज़मीन नहीं दी जाएगी। ग्राम सभा मतलब पंचायत नहीं, पंचायत की परमिशन लोगे तो सरपंच बिक जाएगा, वार्ड मेंबर बिक जाएगा। सारे गांव की ग्राम सभा बैठे, सारा गांव बैठे और ग्राम सभा तय करेगी हमें ज़मीन देनी है कि नहीं देनी, और देनी है तो किस दाम में देनी है और किन शर्तों पे देनी है। जो ग्राम सभा तय करेगी वो फाइनल होगा। सरकार को लेनी है तो ले, नहीं लेनी है तो ना ले। ऐसा कानून हम चाहते हैं कि इस देश में पास हो। आज 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून चल रहा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो अंग्रेजों ने पास किया था, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए पास किया था। पहले अंग्रेज उस कानून के थ्रू अत्याचार करते थे, आज हमारी सरकारें अत्याचार कर रही है, बदमाशी कर रही है। इस कानून को बदलना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान इतनी मेहनत करके बारिश में धूप में फसल उगाता है और उसको उसकी फसल की कीमत तक नहीं दी जाती, इसीलिए उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। जैसे गन्ने का फसल है, अभी महाराष्ट्र के अंदर गन्ना किसानों ने आंदोलन किया। 1 टन गन्ना उगाने की कीमत 3000 रुपये आती है। गन्ना किसान कह रहे हैं भाई 3000 रुपये हमारी लागत है, हमें 4500 रुपये दे दो। गलत तो नहीं कह रहे। स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए किसान को, तो 4500 कीमत मिलनी चाहिए। सरकार कहती है नहीं 2300 रुपये देंगे। केंद्र सरकार ने तो 1700 रुपये कीमत तय की हुई है। अब अगर 1700 रुपये दोगे, 2300 रुपये दोगे और 3000 उसकी लागत लगी है, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? इस वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। फिर सूचना के अधिकार में जानकारी मिली कि हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा सरकार का मानना है कि हरियाणा में चावल धान उगाने की कीमत कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 1566 रुपये प्रति क्विंटल है, और सरकार जो उनको दाम दे रही है, सरकार जो उनको दे रही है वो है 1280 रुपये प्रति क्विंटल। तो सरकार खुद ही अपने ही आंकड़ों में उनको कॉस्ट से कम पैसा दे रही है। तो सरकार किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमारे हिसाब से इसके अंदर सीधे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। किसानों की जितनी भी लागत है, सारी लागत मिला के उसमें उनको कम से कम 50% प्रॉफिट तो मिला है, ताकि किसान एक ईमानदारी के साथ एक इज्जत की जिंदगी जी सके। एक मुद्दा है हमारा कि इस देश के अंदर आज शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। नर्सरी में एडमिशन कराना हो तो पता नहीं कितने हजार रुपए की डोनेशन देनी पड़ती है। और ये सारे कई स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल,
ये सारे इन नेताओं के हैं, पार्टियों के हैं। ये खुद ही नीतियां बनाते हैं और खुद अपने स्कूल खोल लेते हैं, खुद अपने कॉलेज खोल लेते हैं, यूनिवर्सिटी बना लेते हैं। कई यूनिवर्सिटी और स्कूल तो इस देश के सबसे भ्रष्ट लोग चला रहे हैं। शिक्षा को शिक्षा ना छोड़ के इन्होंने पूरी की पूरी तरह एक दुकान बना दी है। वहां पे शिक्षा नहीं मिलती, सिखाया नहीं जाता, दुकान है वो कोई। मुझे लगता है इसको बदलने की जरूरत है इस देश के। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गरीब आदमी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजे, वहाँ सब कुछ गड़बड़ है, टीचर आते नहीं है, टीचर है ही नहीं, और पूरे स्कूल की हालत इतनी खस्ता है, पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो है। तो गरीबों के बच्चे इन स्कूलों में जाएंगे, इन स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। तो गरीब गरीब रहेंगे, अमीर अमीर होते जाएंगे। और अमीर भी क्या, मिडिल क्लास वाले के लिए भी, आज मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। उसी तरह से स्वास्थ्य का हाल है। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप ये मान के चलो कि जितनी जमा पूंजी है सारी खत्म। सरकारी अस्पतालों की तो हालत खस्ता है, वहाँ तो ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी आपके वहाँ जाने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है। और प्राइवेट अस्पतालों में अगर आपका एक ऑपरेशन हो जाए तो ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी खत्म। और इसी वजह से कई लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि इतना लोन लेना पड़ता है, इतना कर्ज लेना पड़ जाता है अगर कोई बीमार हो जाए। इसको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी तो कम से कम सरकार की होनी चाहिए, अपने सारे नागरिकों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य फ्री में मिले। ये जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए सरकार की। जितने सरकारी स्कूल हैं उनका स्टैंडर्ड ठीक किया जाए, उनको अच्छे प्राइवेट स्कूलों की तरह सुधार किया जाए। अगर अच्छे प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल हो गए तो सब लोग उनके फ्री में अपने बच्चों को उसमें पढ़ाना चाहेंगे, अच्छे सरकारी स्कूल में। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करो, जिसको वहाँ भेजना है वहाँ भी भेज दें, लेकिन जब सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे नेचुरली अपने सारे बच्चे वहाँ भेजेंगे। इसी तरह से सारे सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह अच्छा बनाया जाए, सुविधा दी जाए, डॉक्टर जितने चाहिए उतने दिए जाएँ, फ्री दवा दी जाए। ये सारे सरकारी अस्पतालों को कम से कम इतना तो किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट अस्पतालों को बंद करेंगे, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए तो लोग अपने बच्चों को यहीं भेजें, अपने इलाज यहीं कराएंगे प्राइवेट सरकारी अस्पताल में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य इस देश के हर नागरिक को अधिकार के रूप में मिले, फ्री में मिले, ये हमारी परिकल्पना